A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. ये प्रोसेस जो खुद ही हो और इरिवर्सिबल नेचर के हो, और अगर रिवर्स इनको किया भी जाए तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत आपको पड़ेगी। बहुत से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप नेचर में देखते हैं, जैसे अगर आपने आइस निकाल के फ्रीजर से रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो वो खुद से मेल्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपने एक बाउल में वाटर लेकर के अंडर सन रख दिया या ऐसे भी रख दिया है, तो after 2 or 3 days you will observe either there will be no water or very less amount of water will be left. Means evaporation of water is also a spontaneous process. तो ये आपके spontaneous process है जो एक डायरेक्शन में होकर के कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो, अगर आप चाहते हो कि जो आइस मेल्ट हुई है वो फिर से फ्रीज हो जाए, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में रख करके उसको प्रोवाइड करना होगा, तभी जो है वो आपका फ्रोजन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस is an irreversible process and may only reverse by some external agency. Spontaneous Spontaneity means having the potential to proceed without the assistance of external agency. तो spontaneity का मतलब ये है, those processes which have tendency to proceed themselves। जैसे अगर आपने किसी हिल पर एक बॉल रख दी, ये हिल है, यहाँ पर आपने इसमें एक बॉल रख दी, तो जैसे ही बॉल को आप फ्री करोगे तो ये रोल डाउन करती हुई ये ग्राउंड पर यहाँ पर आ जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे आपके 500 रुपीज कहीं गिर जाए, मैंने आपको बताया था, अपने आप ही गायब हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपका नसीब ठीक है तो आपको कोई वापिस कर देगा, अदरवाइज तो गायब ही होने। ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हो सकते हैं which have tendency to proceed themselves without any initiation. There are some spontaneous processes which need initiation, and there are processes which do not need initiation. देखिए, इससे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपके जहाँ पे इनिशिएशन चाहिए होगा। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है या इग्निशन ऑफ कोल है। कोल की जो बर्निंग है तब होगा जब आप कोल को इग्नाइट करोगे। अपने आप से तो कोल में फायर लगेगी नहीं। तो इग्निशन ऑफ कोल, ignition of incense stick, ignition of burner of the your stove जिससे आप खाना बनाते हो जिस पर, तो वो सब कैसे हैं जिसमें इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट। और जिसमें इनिशिएशन नहीं चाहिए वो मैंने आपको बताया, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए। रोलिंग डाउन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, वो भी आपका कोई इनिशिएशन उसमें नहीं चाहिए आपको। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरीके से हो सकते हैं, वन विच नीड इनिशिएशन एंड वन विच डू नॉट नीड इनिशिएशन। यहाँ हमें ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्या फैक्टर है विच मेक्स अ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसमें से एक एक करके हम कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं उनकी हेल्प से कोशिश करेंगे कि हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो फर्स्टली डिस्कस इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। जब भी हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसका मतलब चेंज की ही हम बात कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसा भी रीड कर सकता हूँ, इज एंथैल्पी चेंज अ क्राइटेरिया
फॉर डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो आपको ये बात मालूम है, अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ये मान करके कि जो रिएक्टेंट है उसकी जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है, उसके पास जो एनर्जी है वो कम हो रही है। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो अगर राइट साइड में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कैसी है? लेस एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये हीट तो रिलीज हो गई ना, तो जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी खुद की क्या होगी? लेस। और थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जितनी एनर्जी लो होगी उतनी कैसी होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी लो एनर्जी होने की वजह से वो रिएक्टेंट के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होगा, और यूनिवर्स में वो सारे प्रोसेस होने की टेंडेंसी रखते हैं जो स्टेबिलिटी को लीड करेंगे। ठीक है? तो क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी खुद की कैसी है? लेस है, और लेस होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है देन द रिएक्टेंट, और इसीलिए रिएक्टेंट की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। यानी कि ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसे आपको ब्रेक करना है CaO सॉलिड और CO2G में, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। तो आप जानते हैं कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो एंथैल्पी चेंज को हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, इसलिए क्योंकि हीट हम सिस्टम को, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्टेंट है उसको प्रोवाइड कराएंगे, और उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? ओवरऑल बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रहेगी, ऐड होगा उसमें, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो अपने आप से तो हो नहीं जाएगा, इसको ब्रेक करने के लिए लगभग 1200 केल्विन से ज़्यादा का टेम्परेचर देना होता है। Then only this calcium carbonate can be decomposed to CaO and CO2. So the reaction is exothermic in nature. तो जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये अपने आप से नहीं होंगी। ये कब होंगी? जब आप इनको हीट प्रोवाइड करोगे, और ऐसी रिएक्शन खुद होने की टेंडेंसी नहीं रखते, और इसीलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई, जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन द रिएक्टर, इसलिए इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। ठीक है? लेकिन देखिए बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे जो मैं आपको अब दिखाता हूँ, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। जो सॉलिड आइस है वो लिक्विड वाटर में, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दो, तो ये जो सॉलिड आइस है वो सराउंडिंग से हीट लेगा, और देन इट मेल्ट्स टू लिक्विड वाटर। तो प्रोसेस कैसा हो गया? ये भी एंडोथर्मिक हो गया। डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। अभी मैंने आपको बताया था
when you keep a bowl containing water under sun or not under sun, like simply in the room, then it also goes to gaseous state. तो यहाँ भी हीट की रिक्वायरमेंट है। और ये हीट कहाँ से लेगा ये सिस्टम? वाटर, लिक्विड वाटर कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से लेगा। ये भी प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका? स्पॉन्टेनियस है। आपको कुछ करना तो ना पड़ रहा है। दोज प्रोसेस विच हैव टेंडेंसी टू प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली देमसेल्फ, यानी कि इरिवर्सिबल नेचर का है। और जब तक एक्सटर्नल एजेंसी काम ना करे तब तक उसे हम रिवर्स ना कर सके डायरेक्शन को, तो सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे आपके? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएंगे। तो आपने एक बात सीखी यहाँ पर कि भले ही प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना? मेल्टिंग ऑफ आइस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब जो हम आपको समझा रहे थे, या जो हम ये बात कंक्लूड कर रहे थे कि डेल्टा एच नेगेटिव देन ओनली द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, ये बात गलत है। यानी कि एंथैल्पी इस बात को क्लियर नहीं करती, एंथैल्पी इस बात को क्लियर नहीं करता कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। Now we discuss, is entropy change be a criteria to decide the spontaneity of a process? पहले हम समझ लेते हैं एंट्रोपी का मतलब क्या है। एंट्रोपी मेजर्स द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जो एंट्रोपी है वो सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को, मूवमेंट को मेजर करता है। जैसे मान लीजिए आप अभी अपनी सीट से खड़े हो जाए और डांस करने लगे, तो आपका जो रैंडमनेस है वो क्या होगा? बढ़ जाएगी। आपकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप अभी वॉक कर रहे हैं, आप तेजी से चलने लगे, तो रैंडमनेस आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने क्या किया? आइस को रख दिया रूम टेम्परेचर पर, आइस मेल्ट हो जाएगी, तो उसमें मूवमेंट, उसमें रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी is the property of a system which measures the randomness in the system. रैंडमनेस का मतलब है जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनका मूवमेंट कैसा है सिस्टम के अंदर। और अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि एंट्रोपी चेंज कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर एंट्रोप रैंडमनेस कम हो रही है तो हम बोलेंगे एंट्रोपी चेंज कैसा है? नेगेटिव है। तो आप देखिए, अगर हम एंट्रोपी के बेस पर इन दोनों फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि क्यों solid ice can be converted into liquid water without any external agency, तो उसका रीजन हमें मिलेगा। देखिए, सॉलिड आइस से व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिक्विड वाटर, तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है। सेम हेयर, लिक्विड वाटर इज कन्वर्टिंग टू वेपर फेज, तो एंट्रोपी चेंज कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ये आप देख रहे हैं कि सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड वाटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, क्योंकि रैंडमनेस उसमें क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इसी तरह से लिक्विड वाटर को अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा एस कैसा है? पॉजिटिव है। प्रोसेस कैसा हो गया? स्पॉन्टेनियस। यानी कि कुछ हद तक ये बात कही जा सकती है कि जिन प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तब प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। लेकिन आप देखिए, जो आपके कोल्ड एरियाज हैं, यानी जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, वहाँ पे जो लिक्विड वाटर है वो ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप से ही सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है।
वहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ टेम्परेचर लो है। तो यहाँ डेल्टा एस कैसा हो रहा है, रैंडमनेस कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। इसी तरह से कर्लिंग ऑफ मिल्क, आपने दही में जामन डाल दिया, फिर आपको कुछ करना नहीं है। हाँ, इनिशिएशन तो देना ही होगा ना। मैंने कहा ना, प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस विच डू नॉट नीड इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस विच नीड इनिशिएशन। तो कर्लिंग ऑफ मिल्क में इनिशिएशन चाहिए, जामन चाहिए होगा। तो जो जामन को आप दही को मिल्क में डाल देंगे तो वो इटसेल्फ अंडरगोस कर्लिंग। तो यहाँ पर इनिशिएशन दिया हमने, तो जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन उसमें रैंडमनेस कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो फिर बात वहीं आ गई कि डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस लग रहा है स्पॉन्टेनियस। लेकिन देयर आर सेवरल प्रोसेसेस वेयर डेल्टा एस इज नेगेटिव, still the processes are spontaneous, may possible they need some initiation. So entropy change cannot be the whole sole criteria to decide the spontaneity of a process. So one thing we can conclude till here, neither enthalpy change nor entropy change can be the criteria to decide the spontaneity of a process. लेकिन जब जब इन फैक्टर की केवल सिंगल बात होगी, सिंगल इन द सेंस कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव दिया है तो आप उसको बताओगे प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो आप बताएंगे प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो उसमें आप क्लॉज नहीं लगाएंगे ये वाला कि देयर आर सेवरल प्रोसेसेस वेयर डेल्टा एस इज नेगेटिव बट स्टिल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, या डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। लेकिन जब आप सिंगली इन फैक्टर को टर्म डिस्कस कर रहे हो क्या, एंथैल्पी चेंज को, एंट्रोपी चेंज को, तो काफी केसेस में आप देखेंगे अगर एंथैल्पी को आप क्राइटेरिया मान के चल रहे हो, तो अगर एंथैल्पी की नेगेटिव है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो हम एक बात यहाँ कर सकते हैं अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज में कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो पक्की पक्की बात हमें बता सके कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। And there is a final term called Gibbs energy change, which will tell us about the spontaneity of a process. पहले इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते थे, अब फ्री कुछ रहा नहीं है तो इसलिए फ्री हटा दिया यहाँ से। तो नाउ इट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी। ठीक है, तो डेल्टा जी किस तरह से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है, वो एक इक्वेशन है विच इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, which is delta g is equal to delta h minus t dot delta s। मैं बहुत जल्दी आपसे केवल कंक्लूजन ही डिस्कस कर रहा हूँ और यही आपको ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और चीज़ों को समझने में। बहुत से एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सा थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पर ही पहुँचना है, वो विच इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। So you can see here in the Gibbs Helmholtz equation, delta H is there and delta S is there along with the temperature. So if by putting the value of delta H, delta S and T in this equation, the value of delta G comes in the negative magnitude, then the process will be 100% spontaneous. There is no if and but. क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो कि भाई नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच टी डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज एंथैल्पी चेंज की वैल्यू रखने के बाद अगर डेल्टा जी निगेटिव आता है तो हर हाल में प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कम्स विद द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, देन द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और एक बात और भी सीख सकते हैं यहाँ पे, अगर डेल्टा जी जीरो आ रहा है, neither positive nor negative, it shows that the system is in equilibrium. It shows the equilibrium state of the system.
अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम में, वहाँ इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे भी, और इस बात को डिस्कस करेंगे कि डेल्टा जी अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अभी के लिए हमने ये सीखा है कि अगर डेल्टा एच टी डॉट डेल्टा एस की वैल्यूज रखने पर अगर डेल्टा जी की वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नेगेटिव आ जाती है, देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन ऑल कंडीशंस, और अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो आएगा दैट मीन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट is same, the rate of conversion of product to reactant, the rate of forward and rate of backward will be equal in magnitude. So there are only three conditions under which a process can be spontaneous. वो क्या क्या है देखिए, डेल्टा एच फैक्टर देखना है, डेल्टा एस देखना है, और यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे, और फाइनली डेल्टा जी देखेंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या है, देखिए अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, यहाँ पे इस इक्वेशन की बात चलेगी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, यानी दोनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो कोई भी मैग्नीट्यूड हो, एनी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच और टी डॉट डेल्टा एस विल मेक वैल्यू ऑफ डेल्टा जी हाईली नेगेटिव एंड प्रोसेस विल बी 100% स्पॉन्टेनियस। सेकंड क्या हो सकता है, देखिए अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी पॉसिबल है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टी डॉट डेल्टा एस वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये डेल्टा एच पॉजिटिव का है, ये टी डॉट डेल्टा एस पॉजिटिव, ये माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो अगर ये वैल्यू इसका प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा एच से ज्यादा होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस पॉसिबल हो पाता है। इसी तरह से अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और डेल्टा एस कैसा है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, तभी पॉसिबल है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन टी डॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से एक बात समझ लीजिए, जो स्पॉन्टेनिटी है वो डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू पे डिपेंड करती है, और डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, और टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर ये वैल्यूज रखने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तब हर हाल में प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर पॉजिटिव आ गई तो वो हर हाल में कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप देखेंगे कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, नहीं डेल्टा जी की वैल्यू उनकी पॉजिटिव होती है, लेकिन कुछ तरीके हमारे पास हैं, वैसे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वी हैव सर्टेन मेजर्स बाय व्हिच वी कैन मेक देम स्पॉन्टेनियस। हाँ, अपने इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा, घर में दो बच्चे हैं, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो पढ़ता ही नहीं है, तो जो खिलाड़ी है उसको क्या करते हैं, उसको उसी के संग पढ़ने बैठा लेंगे, उसी के रूम में बैठा लेंगे, भाई तुम भी पढ़ो, जैसे हमारी सिस्टर पढ़ रही है, हमारा भाई पढ़ रहा है ना, ऐसे यहाँ भी करते हैं। कोई रिएक्शन अगर जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसे किसी ऐसी रिएक्शन के संग प्रोसीड कराते हैं जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हाईली नेगेटिव हो, तो वो रिएक्शन भी कुछ हद तक स्पॉन्टेनियस हो जाती है, कुछ हद तक क्या मतलब हो ही जाती है स्पॉन्टेनियस। ऐसा आप क्लास 12 में सीखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि कसम खा के पूछे भी अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, तो आप कहेंगे हाँ नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन को किसी ऐसी, वो तो कंडीशन हो गई ना बेटा, आउटर एजेंसी नहीं चाहिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब यही है, आउटर एजेंसी नहीं चाहिए, तो आप कह देंगे हाँ भाई वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन आउटर एजेंसी का मतलब है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन के साथ कैरी करा दिया जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू हाईली नेगेटिव है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ डेल्टा जी पॉजिटिव तो वैल्यू हमेशा
डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव कैसा होगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा, ये बात पक्की है। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में विच इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, अगर इसमें डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू रखने के बाद डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हर हाल में कैसा होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखिए शेयर कर रहा हूँ, ये जो ओजोन लेयर है ना, ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है और ये पॉसिबल हाईली स्पॉन्टेनियस है। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की हेल्प से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप देखिए एंट्रोपी कैसे बढ़ती है, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े। देखिए यहाँ कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, और ये जब डिकम्पोज हुए कितने हो गए, 3 मोल्स हो गए। तो इसमें डेल्टा एस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका। तो 2 मोल से कितने हो गए, 3 मोल्स हो गए। तो डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये आप समझ लीजिए डेल्टा एस कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक नेचर की है। डेल्टा एच कैसा है, आप पे नेगेटिव है। तो देखिए अब ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव, ये वाली देखिए, और डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। तो कोई मैग्नीट्यूड हो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है कि हाईली नेगेटिव, ये वो कंडीशन है जिसमें रिएक्शन कैसी होगी, हाईली मच मच स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है बात। तो इस तरह से अगर हमसे क्वेश्चन आता है क्लास 12 में, वाई ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ऐसी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल जो बोल रहा हूँ, वाई ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो आप बताएंगे द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू O2 हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस and negative value of delta G. These two factors reinforce more negative value of delta G. ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये डेल्टा जी की और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू के लिए उसको रीइंफोर्स करते हैं, और इसीलिए क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगी ऐसी कंडीशन में, और यही वजह है कि जो ओजोन का डिकम्पोजिशन है ऑक्सीजन में वो एक हाईली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसी वजह से जो ओजोन है वो बहुत तेजी से डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाती है। एंट्रोपी इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपको देखना है तो बस आप दो चीजें देख लो, या तो जो मूवमेंट है वो बढ़ रहा हो, रैंडमनेस बढ़ रही हो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हो। दोनों ही केस में डेल्टा एस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सपोर्ट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए फॉसिल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, इसमें कहा है अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, डेल्टा एस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 to 115। वैसे तो जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ सकती है, वो ऑक्सीलेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर। तो यही बात बता रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, और एंट्रोपी चेंज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, और जो डेल्टा ऐसे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में देखिए आप, थर्ड में आप कैसे देखेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें जो लेफ्ट में रिएक्टेंट है ये केवल सॉलिड ही है, 2 मोल्स, राइट में भी सॉलिड है, सॉलिड की वजह से एंट्रोपी नहीं बढ़ती। लेकिन देखिए ये जो गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं इससे तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना, CO2G H2G गैसेस स्टेट में आ रहे हैं, तो इनसे रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से H2G से क्या बन रहा है, 2Hg बन रहा है। यहाँ पे कितने मोल्स है, 1 मोल है, यहाँ कितने मोल बन रहा है, 2 मोल्स पार्टिकल हो गए। यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल से पार्टिकल्स बढ़ गए ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखिए आपके आंसर देखते हैं, after freezing the molecule attain an order state and therefore entropy decreases. At 0 Kelvin, the constant particle is static and entropy is minimum. If temperature is raised to 115, these begin to move and oscillate about their equilibrium position in the lattice and system become more disordered. Therefore, entropy increases.
reactant is a solid and has very low entropy. Among products, there are one solid and two gases. Therefore, the product represents the condition of higher entropy. Here, one molecule gives two atoms, that is, number of particles increases, leading to more disordered state. Two moles of H atom have higher entropy than one mole of dihydrogen.